तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम वर्तमान के वाक्यों को बनाने के लिए यानी कि प्रेजेंट के जो सेंटेंसेस होते हैं उनको बनाने के लिए जितने भी फॉर्मूलेज हैं अपने उन सब को हम देखने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, आज आप कुछ नया सीख कर जाओगे। और इसमें हम सब कुछ मतलब पढ़ेंगे, हम ये भी देखेंगे कि प्रेजेंट कॉन्सेप्ट क्या होता है, हम ये तरह से हम बनाते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको उन वर्ड्स को बता देता हूँ, उन हेल्पिंग वर्ब्स को बता देता हूँ जिनका यूज हम प्रेजेंट में ज़्यादातर करते हैं। जिनमें से एक है आपका हैज़ हैव। देखिए ये मैंने आपको कई बार पढ़ा रखे हैं, सिर्फ मैं आपको एक तरह से रिवाइज कराने के लिए या फिर आप बोल सकते हैं कि आपको दोबारा से याद कराने के लिए, और एक जगह पर आपको वो सारी चीज़ें मिल जाएंगी जहां से आप प्रेजेंट के वाक्य को बनाओगे, इसलिए ये वीडियो बनाई जा रही है। तो हैज़ हैव का यूज़ तो आप जानते ही हैं। हैज़ हैव का मतलब होता है कर चुका है या किसी ने कोई काम कर लिया है, वहां पर आप हैज़ और हैव का यूज़ करते हैं। दूसरा यूज होता है आपका वुड हैव टू, जिसका मतलब होता है करना पड़ता होगा। क्या होगा? करना पड़ता होगा। उसके बाद है आपका हैज और हैव के साथ टू, जैसे हैज टू, हैव टू। इसका मतलब होता है कि करना है, कोई काम करना है, जैसे कि मुझे जाना है, तुम्हें सोना है, उन्हें पढ़ना है, ये होता है इसका मतलब। और जो ऊपर हमने हैज हैव ने कहा है उसके सेंटेंसेज ऐसे होते हैं जैसे कि उसने खाना खा लिया है, मैं सो गया हूँ, या फिर उसने पढ़ लिया है, वो खेल चुका है। इस तरह के वाक्य आपके हैज हैव में आएंगे। और हैज हैव टू में मैंने आपको बताया दे कि जब भी आपको ऐसा लगे कि उसको कुछ करना है यानी कि ना है, उन वाक्यों में आपको क्या करना है, हैज और हैव के साथ टू का यूज करना है। फिर आपके आते हैं इज़ेमार, जिनका यूज हम करते हैं कर रहा है, कर रही है, यानी कि कंटिन्यूटी को दिखाने के लिए। मैं आपको इनका यूज वर्ब के साथ बता रहा हूँ, बिना वर्ब के साथ नहीं बता रहा, वरना यदि आप बिना वर्ब के यूज करोगे तो हैज हैव का यूज हम पोजेशन में भी करते हैं, जैसे कि मेरे पास एक कार है, मेरे पास एक कंप्यूटर है, इनमें भी करते हैं। तो ये जो भी मैंने बताए हैं यूज आपको ये वर्ब के साथ बताएं। तो इज़ेमार का यूज हम करते हैं कर रहा है, यानी कि किसी कंटिन्यूटी को दिखाने के लिए हम करते हैं, जैसे कि मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, आई एम टीचिंग यू, इस तरह से, मतलब तुम पढ़ रहे हो, यू आर स्टडिंग, यू आर रीडिंग। तो मतलब हम अभी की बात को बता रहे हैं, जो कंटिन्यूटी में अभी बात है, जो कंटिन्यूअस टेंस है, वहां पर हम प्रेजेंट में इज़ेमार का यूज करते हैं। फिर आता है आपका हैड बीन। हैड बीन देखिए इसका मतलब होता है हो चुका था। इसको हम कहाँ पर यूज करते हैं? इसको हम पास्ट में यूज करते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, हैड के स्थान पर आपको कर देना है हैज और हैव बीन। उसका मतलब है हो चुका है, मतलब प्रेजेंट के उन वाक्यों में आप इसका यूज करेंगे जब आप पैसिव में सेंटेंसेस को बनाओगे। किसमें? पैसिव में। तो हैज बीन, हैव बीन, मतलब पैसिव के वाक्यों को बनाने के लिए। समझ में आ गया किस तरह से अपने का यूज करते हैं? चलिए आगे देखते हैं। आगे हम देखेंगे सेंटेंस के जो टाइप्स होते हैं उनके फॉर्मूले किस तरह से हम बनाते हैं। तो देखिए कोई भी सेंटेंस हो उसमें ये जो ब्रैकेट में ये वाला फॉर्मूला लिखा हुआ है ना, ये ही लगेगा। इससे आपके इंग्लिश के सभी सेंटेंस चाहे वो कैसा भी क्यों ना हो सब बन जाएंगे। इसमें सबसे पहले लिखा हुआ है सब्जेक्ट, फिर लिखा हुआ है हेल्पिंग वर्ब, फिर लिखा हुआ है वर्ब और ब्रैकेट में 1 2 3, इसका मतलब है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। उसके बाद है ऑब्जेक्ट, तो ये ही लगेगा सब में। इससे ही आपके आगे के जो फॉर्मूले हैं वो बन सकते हैं। इसी को आप मास्टर फॉर्मूला भी कह सकते हैं। तो देखिए अब जैसे हम सिंपल सेंटेंसेज बनाएंगे तो इसमें तो हमें सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब, ऑब्जेक्ट इनको डायरेक्ट लिख देना है। लेकिन जब हम नेगेटिव सेंटेंसेज बनाएंगे तो इसमें क्या करना पड़ेगा? तो इसमें हमें ये देखिए सब्जेक्ट के बाद जो हेल्पिंग वर्ब है इसके बाद हमें नोट लगाना पड़ेगा और कुछ नहीं करना। नेगेटिव सेंटेंसेस को बनाने के लिए हमें कोई पहाड़ तोड़ने की जरूरत नहीं है। हमें हेल्पिंग वर्ब के बाद सीधा नोट लगाना है और वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट लगाना है। समझ में आ गया? लेकिन जब आप इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बनाओगे तो इसमें भी आपको कुछ नहीं करना। इसमें सिर्फ आपको देखिए ये जो आपका मास्टर फॉर्मूला है इसमें से आपको हेल्पिंग वर्ब को उठाकर सब्जेक्ट के आगे रख देना है। तो देखिए इंटरोगेटिव में क्या किया हमने, सब्जेक्ट से आगे हेल्पिंग वर्ब लग दी और बाकी जो कुछ बचा उसको सेम टू सेम उसी वे में रख दिया। वर्ब बच गई तो वर्ब रख दी, ऑब्जेक्ट बच गया तो ऑब्जेक्ट रख दिया। इस तरह से आप इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं। और यदि इंटरोगेटिव में भी नेगेटिव मिक्स करना हो तो अब आपको क्या करना है, अब आपको देखिए सब्जेक्ट के बाद नोट लगाना है। क्यों? क्योंकि हेल्पिंग वर्ब तो है ही नहीं, हेल्पिंग वर्ब तो हमने आगे घुसा दिया। यदि हेल्पिंग वर्ब अब भी सब्जेक्ट के पीछे होता तो हम हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट लगाते, फिर आपका सिंपल सेंटेंस बन जाता। तो सिंपल है नहीं, इंटरोगेटिव नेगेटिव है। तो कुछ आप इस तरह से लग सकते हैं जैसे कि नेगेटिव सेंटेंस देखा आपने सेकंड नंबर का, इसमें जो हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट लगी हुई है, अब यहाँ से आपने इस हेल्पिंग वर्ब को उठा के आगे रख दिया तो यहाँ पर क्या बचा, अब सब्जेक्ट बचा, नोट बचा, वर्ब बचा, ऑब्जेक्ट बचा। तो मतलब यही आपने नेगेटिव को ही इंटरोगेटिव में भी ट्रांसलेट कर दिया। अब जैसे लिखा हुआ है वह खेल रहा है, तो ये क्या है, ये है ही इज प्लेइंग, मतलब ही है आपका सब्जेक्ट, इज है आपकी हेल्पिंग वर्ब और प्लेइंग ये आपकी वर्ब है। ऑब्जेक्ट इसमें है नहीं, ऑब्जेक्ट होता तो लास्ट में लगता। देखिए कुछ बच्चे इसको ऑब्जेक्ट बना देते हैं या फिर कुछ कंफ्यूज हो जाते हैं, सर इसमें ऑब्जेक्ट तो है नहीं, हम कैसे पहचाने ये वर्ब है ऑब्जेक्ट क्या है। भाई जो काम है, काम
जो सब्जेक्ट काम कर रहा है उसको ही तो हम वर्ब कहेंगे। वह खेल रहा है तो काम क्या कर रहा है, खेलने का काम कर रहा है, तो ये खेलना ही तो वर्ब है। इसको मैं आपको आगे बताऊंगा कि आप इनको। उसके बाद देखिए यहाँ पर जो सब्जेक्ट हैं और ऑब्जेक्ट हैं, यहाँ पर मैंने हेल्पिंग वर्ब तो आपको बता दी। हेल्पिंग वर्ब आपकी ये यूज होती है और वर्ब मैंने आपको भी बताया, जैसे प्लेइंग को समझाया था। अब ये जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट हैं, इनमें हमें सब्जेक्ट के रूप में इन वर्ड्स को यूज करना है, ऑब्जेक्ट के रूप में इन वाले वर्ड्स को यूज करना है। इन दोनों का मतलब ही आपका सेम रहेगा। जैसे आई और मी, इन दोनों का मतलब है मैं। वी और अस, इन दोनों का मतलब है हम। यू और यू, इन दोनों का मतलब है तुम। दे और देम, इन दोनों का मतलब है वे। लेकिन फिर फर्क क्या है, जब मतलब सेम है तो फर्क क्या है? फर्क ये है कि इनको हम सब्जेक्ट में यूज करेंगे। जब भी सब्जेक्ट में मैं, हम, तुम आएगा तो तब आपको सब्जेक्ट में इनको यूज करना है। यानी कि यहाँ पर ये जो सब्जेक्ट लिखा हुआ है, जब भी ऑब्जेक्ट में मैं, हम, तुम आएगा तो आपको आई को नहीं लगाना ऑब्जेक्ट में, लास्ट में भी आपको आई को नहीं लगाना है, गलत हो जाएगा। आपको लगाना है मी को, आपको वी को ऑब्जेक्ट की तरह नहीं लगाना है, आपको लगाना है अस को। बाकी जो यू है ये तो सेम है, इसमें क्या पहचानना है, ये तो ऑब्जेक्ट भी सेम है और सब्जेक्ट भी सेम है। दे का देम आपको कर देना है, समझ में आ गया। तो इस तरह से आप इन फॉर्मूलेज को समझ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है हेल्पिंग वर्ब टाइप्स प्रेजेंट की, तो मैंने ये आपको अवेयर करने के लिए लिखा है कि प्रेजेंट में हम सिर्फ हैज, हैव, डू, डज और इज, एम, आर, इन वाली हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं टेंसेज में। बाकी जो आपकी हैड है, डिड है, वाज है, वर है, ये पास्ट में यूज होगी और फ्यूचर में यूज होगी विल बी, विल हैव बीन, इस तरह से। लेकिन हमें तो भैया इससे मतलब है, किससे? प्रेजेंट वाली से, क्योंकि हम प्रेजेंट सीख रहे हैं आज। तो हैज, हैव, डू, डज, इज, एम, आर, इनको आपको याद रखना है। आपका जो भी सेंटेंस बनेगा इनसे ही बनेगा। आपको प्रेजेंट के वाक्य को बनाने के लिए ये जो सेकंड नंबर के और थर्ड नंबर की हेल्पिंग वर्ब है इनके यूज करने की जरूरत नहीं है। समझ में आ गया? अब जैसे नीचे देखिए, इट हैज बीन डन। अब यहाँ पर क्या है, ये पैसिव में सेंटेंस है, ठीक है। तो इट क्या है, आपका एक तरह से यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। हैज क्या है, आपकी हेल्पिंग वर्ब है। बीन इसमें इसलिए आ गया क्योंकि पैसिव में। और डन क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो पैसिव में तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। तो इट हैज बीन डन, इस तरह से आप समझ सकते हैं। तो हमने देखिए प्रेजेंट का वाक्य है, अब यहाँ पर हैज लिख दिया। अब हमें देखिए यहाँ पर हिंदी नहीं दी गई, इंग्लिश में ही लिखा हुआ है। अब हमें कैसे पता चलेगा किसका है? तो मैंने आपको बता दिया, जब भी आपको हैज, हैव, डू, डज, इज, एम, आर दिखे, वाक्य किसका है? प्रेजेंट का है। समझ में आ गया? जब भी आपको हैड दिखे, डिड दिखे, वाज दिखे, वर दिखे अपने सेंटेंस के हेल्पिंग वर्ब के रूप में, तो वाक्य किसका बनेगा? वाक्य बनेगा आपका पास्ट का। और यदि फ्यूचर वाला कोई भी इनमें से दिखता है तो मतलब वाक्य किसका है? फ्यूचर का है। तो इस तरह से आप हेल्पिंग वर्ब से उसको पता लगा सकते हैं कि किस टेंस का है। समझ में आ गया? किस जाति का सेंटेंस है। नेक्स्ट हम देखते हैं मॉडल वर्ब टाइप्स। ये जो मॉडल वर्ब है इनको भी हम कई तरह से यूज करते हैं, प्रेजेंट में, पास्ट में, फ्यूचर में। लेकिन जो प्रेजेंट और फ्यूचर है वो दोनों सेम होते हैं। तो इनमें हम यूज करते हैं कैन का, शुड का, मे का, माइट का, मस्ट का। ये दोनों क्या होते हैं? सेम होते हैं। इनमें हम कैन, शुड, मे, माइट, मस्ट इन सब का यूज कर सकते हैं। लेकिन पास्ट में जब हम इनको बनाएंगे तो हमें मॉडल वर्ब के साथ हैव लगाकर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी पड़ेगी, तब ये हमें 99% केस में पास्ट का सेंस देते हैं। किसका? पास्ट का। जैसे लिखा हुआ है ही शुड हैव गॉन। अब यहाँ पर देखिए शुड हैव, शुड क्या है? मॉडल। मॉडल के बाद क्या लिखा हुआ है? हैव के बाद गो की कौन सी फॉर्म है? थर्ड फॉर्म। तो हम इस वाले इंग्लिश के सेंटेंस को देखकर पता लगा सकते हैं कि ये सेंटेंस भैया पास्ट का है। क्यों? क्योंकि पास्ट में मॉडल प्लस है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। अब वैसे यदि हम इसकी हिंदी देखें तो इसका मतलब है ही शुड हैव गॉन, मतलब उसे जाना चाहिए था। चाहिए था आ गया ना, तो वैसे ही हिंदी से तो हम पहचान लेते हैं, इंग्लिश में बच्चों को गड़बड़ हो जाती है। तो आपको मैंने इसीलिए इसको बता दिया है कि आप पास्ट को पहचान लें। और उसके बाद देखिए अब यहाँ पर लिखा हुआ है ही शुड गो, मतलब उसे जाना चाहिए। किसका सेंटेंस है? हिंदी से तो पता चल गया प्रेजेंट का है या फिर नियर फ्यूचर का है। तो इंग्लिश में हम यदि लिखा दिखा तो हम कैसे पहचानेंगे? तो देखिए ही शुड गो। अब देखिए यहाँ पर कोई भी हैव वगैरह नहीं है, वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं है, तो किसका सेंटेंस है भाई? प्रेजेंट का हो सकता है, फ्यूचर का हो सकता है। समझ में आ गया? इस तरह से आप इन मॉडल। अब देखिए मैंने आपको बताया था कि मैं आपको आगे पर्सन कॉन्सेप्ट के बारे में बताऊंगा, कुछ बच्चों को इसमें भी गड़बड़ हो जाती है। तो पर्सन कॉन्सेप्ट का मतलब होता है फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन का मतलब है जो बात करता है, जो बात करता है। भाई इस हिसाब से तो मैं भी फर्स्ट पर्सन हूँ क्योंकि मैं भी तो बात कर रहा हूँ आपसे। अब सेकंड पर्सन का मतलब है जिससे बात करता है, तो मैं किससे बात कर रहा हूँ? आपसे बात कर रहा हूँ। तो आप कौन है इसमें? सेकंड पर्सन। अब बात करने वाला कौन है? मैं। तो मैं कौन हो गया? फर्स्ट पर्सन। मेरी बात को कौन सुन रहा है? आप। तो आप कौन से हो गए? सेकंड पर्सन। थर्ड पर्सन होता है जिसके बारे में बात करते हैं, जिसके बारे में बात करता हूं या करते हैं। तो किसके बारे में हम बात कर रहे हैं? इंग्लिश ग्रामर के बारे में। तो अंग्रेजी क्या होगी यहाँ पर? थर्ड पर्सन। तो देखिए आई आपका फर्स्ट, मतलब मैं हूं आपका फर्स्ट पर्सन, आप हैं सेकंड पर्सन और अंग्रेजी है यहाँ पर थर्ड पर्सन।
तो जो बोलेगा वो फर्स्ट पर्सन रहेगा। मान लीजिए मैं बोल रहा हूँ तो मैं फर्स्ट पर्सन हूँ, अब मैं चुप हो गया, आपने बोलना स्टार्ट कर दिया तो आप फर्स्ट पर्सन बन गए, और अब जो भी सुनने वाले रहेगा वो बन जाएगा सेकंड पर्सन। तो जब आप बोलेंगे तो मैं सुनने वाला बन जाऊंगा, तो मैं सेकंड पर्सन बन जाऊंगा। तो बात आप भी अंग्रेजी की ही करोगे तो अंग्रेजी तब भी थर्ड पर्सन रहेगी और अब भी थर्ड पर्सन है। समझ में आ गया? इस तरह से आप पर्सन कॉन्सेप्ट को बड़े बड़े आसानी से समझ सकते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। कुछ बच्चों को सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब और हेल्पिंग वर्ब इनके बारे में नहीं पता चलता कि भाई है क्या चीज़। तो देखिए सब्जेक्ट का मतलब है काम को करने वाला। अब यहाँ पर जो मैं पढ़ा रहा हूँ तो मैं यहाँ पर सब्जेक्ट हूँ, क्योंकि मैं हूँ तो मैं ही तो हूँ जो काम को कर रहा हूँ, पढ़ाने वाले काम को मैं ही तो कर रहा हूँ यहाँ पर। तो मैं कौन हूँ? सब्जेक्ट हूँ। ऑब्जेक्ट क्या है? जिस पर या जिसमें काम का असर पड़े, मतलब जिस पर काम का असर पड़े, तो मतलब सब्जेक्ट जिस पर अपना कार्य करता है। अब जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, ये तो बात अच्छी है, लेकिन मैं यहाँ पर सब्जेक्ट हूँ, लेकिन ऑब्जेक्ट क्या? फिर मैं आपको किसके द्वारा पढ़ा रहा हूँ? मैं आपको यूट्यूब के द्वारा, या फिर आप बोल सकते हैं किसी ऐप के द्वारा, किसी वीडियो को रिकॉर्ड करके। तो ये जो थर्ड पार्टी की चीज़ें होती हैं जिनके द्वारा हम काम को करते हैं या फिर जिन पर हमारे काम का असर पड़ता है, वो सब आपके ऑब्जेक्ट कहलाएंगे। अब यहाँ पर मैं पढ़ा किसको रहा हूँ? आपको पढ़ा रहा हूँ, तो आप यहाँ पर क्या हो जाएंगे? ऑब्जेक्ट हो जाएंगे। लेकिन यदि मैं आपको यूज ना करके आपके स्थान पर कुछ और चीज़ लिख दूँ तो वो थर्ड पर्सन बन जाएगी। समझ में आ गया? मैं पढ़ने वाला मतलब पढ़ाने वाला मैं हूँ तो मैं सब्जेक्ट हूँ, क्योंकि मैं काम को कर रहा हूँ। मेरे पढ़ाने का असर किस पर पड़ रहा है? आप पर। तो आप क्या हो गए यहाँ पर? ऑब्जेक्ट हो गए। वर्ब का मतलब है जो काम किया गया है, जो काम किया गया है। अब काम क्या कर रहे हैं हम? पढ़ाने का। तो सब्जेक्ट के द्वारा जो काम किया गया है या किया जा रहा है उसको हम वर्ब कहते हैं। तो काम यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं? पढ़ाने का काम कर रहे हैं। हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? जिससे काम के समय का पता चले। जिससे क्या पता चले? काम के समय का, यानी कि काम के बारे में पता चले, वो आपकी हेल्पिंग वर्ब कहलाती है। अब भैया हमें कैसे पता चलेगा कि हम वाक्य को प्रेजेंट में बोल रहे हैं, पास्ट में बोल रहे हैं, फ्यूचर में बोल रहे हैं? वो पता चलेगा हेल्पिंग वर्ब से, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब हमें सब्जेक्ट के बारे में और समय के बारे में पता लगाती है, बताती है कि भाई वाक्य प्रेजेंट का है, पास्ट का है, फ्यूचर का है, या फिर जो सब्जेक्ट है वो फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है, थर्ड पर्सन है, सिंगुलर है, प्लूरल है, क्या है। ये सब कुछ हमें हेल्पिंग वर्ब से पता चलता है। समझ में आ गया? देखिए कैसे। अब जैसे हमने यहाँ पर देखा था, ये देखो यहाँ पर देखा था, ये रहा, इट हैज़ बीन डन। ठीक है, ये चीज़ हमने देखी थी। तो यहाँ पर हमें क्या पता चला कि भाई ये प्रेजेंट का है, पास्ट का, फ्यूचर का है। किससे पता चलता है? मैंने आपको बताया था हेल्पिंग वर्ब से। तो हेल्पिंग वर्ब क्या है? हैज़। हैज़ कहाँ पर यूज होती है? प्रेजेंट में। तो वाक्य किसका बनेगा? प्रेजेंट का। समझ में आ गया? तो इस तरह से हम हेल्पिंग वर्ब से पता चलाते हैं समय का, सेंटेंस का जो समय होता है उसके बारे में। तो हेल्पिंग वर्ब आपको समझ में आ गया, वर्ब आपको समझ में आ गया, ऑब्जेक्ट आपको समझ में आ गया, या फिर सब्जेक्ट आपको समझ में आ गया। इस तरह से आप इनको देखोगे। अब चलिए हम देखते हैं कुछ जो हैं ऐसे जिनमें दुविधा हो जाती है बच्चों को। तो देखिए कुड का यूज भी हम प्रेजेंट में कर सकते हैं। इसका मतलब है सकता है। अब बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। तो देखिए इसके वो मतलब भी हैं, सकता था, सकाया, पाया, वो मतलब इसके हैं पास्ट के लिए, लेकिन इसको हम प्रेजेंट में भी यूज करते हैं सकता है वाले सेंस में। कैसे? कैन की पॉसिबिलिटी को कम करने के लिए हम कुड का यूज करते हैं। जैसे आप बोलते हैं हाँ वो हो सकता है, यदि आपको 100% श्योरिटी है कि वो हो ही सकता है तब तो आपको कैन का यूज करना है। लेकिन जब आपको पूरी श्योरिटी नहीं है तो आप कुड कर सकते हैं। जैसे कि दैट कुड बी डन, इस तरह से आप बोल सकते हैं। समझ में आ गया? तो कुड का यूज भी आप प्रेजेंट में कर सकते हैं। दूसरा है शुड। शुड का मतलब होता है चाहिए, किसी को कोई काम करना चाहिए। माइट का मतलब होता है शायद ही, लेस पॉसिबिलिटी में। तो इनका भी यूज आप प्रेजेंट के और फ्यूचर के वाक्यों को बनाने के लिए करते हैं। माइट का यूज होता है लेस पॉसिबिलिटी, जब किसी काम में आपको कोई दिलचस्पी ना हो, आपको ऐसा लगे कि भाई ये पता नहीं होगा नहीं होगा, तो आप माइट का यूज कर सकते हैं। समझ में आ गया? तो इस तरह से आप इन इंपॉर्टेंट वर्ड्स को भी लिख सकते हैं। तो अब हम देखते हैं पजेसिव एडजेक्टिव और पजेसिव प्रोनाउन। इनका यूज भी हम प्रेजेंट में करते हैं, लेकिन कहाँ पर मैं भी बताता हूँ। पहले आप ये देख लीजिए, माई का मतलब भी मेरा होता है और माइन का मतलब भी मेरा होता है। अवर का मतलब भी हमारा होता है, अवर्स का मतलब भी हमारा होता है। यूअर का मतलब भी तुम्हारा होता है, यूअर्स का मतलब भी तुम्हारा होता है। यहाँ पर पजेसिव का मतलब क्या होता है? पजेसिव का मतलब होता है जब हम किसी चीज पर अधिकार को दिखाते हैं। किसको? अधिकार को दिखाते हैं। अब जैसे कि यह मेरा घर है, समझ में आ गया? मैंने बोल दिया यह मेरा घर है, तो मैंने बोला यह मेरा, तो मेरा हमने पहले बोल दिया। यह हमारा, यह तुम्हारा, यह उसका, यह हमारा, यह इनका। तो जब आपको मतलब जो आपने चीज बोली है यह, यानी कि जो वस्तु है, उसके बाद आपको ये वाले वर्ड्स मिले, तब आपको माई का, आवर का, यूअर का यूज करना। जैसे यह मेरा घर है, दिस इज माई हाउस। यह मेरा घर है, दिस इज माई हाउस। हिंदी में आप इस तरह से पहचानोगे। वैसे इनको पहचानने के बहुत सारे तरीके हैं। और यदि आप बोलोगे यह घर मेरा है, यह मेरा घर नहीं है, यह घर मेरा है, तो पहले आपने उस घर को घर को अपने मतलब सेंटेंस में यूज कर दिया, तो तब आपको इस माइन वाली लाइन को यूज करना है। तो इस तरह से कुछ आप इनका यूज कर सकते हैं। बाकी यदि आपको इन पर डिटेल वीडियो चाहिए तो आप मतलब
यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं पजेसिव एडजेक्टिव या फिर पजेसिव प्रोनाउन बाय चिंटू सर, या फिर इंग्लिश विद चिंटू, यूट्यूब पर आप सर्च कर सकते हैं। आपको हमारी इसके बारे में डिटेल वीडियो मिल जाएगी। तो इस तरह से कुछ वर्ड्स का आप प्रेजेंट